हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज पावर। पावर क्या होती है, ठीक है। जैसे आपने क्लास 9th में जब आप बेसिक पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े होगा कि पावर इज रेट एट विच वर्क इज डन, कि कितनी तेजी से काम होता है, वर्क कितने जल्दी से होता है, ये डिफाइन करता है कि उस ऑब्जेक्ट की पावर क्या है। जितना जल्दी काम होगा, जितने कम समय में उतना ज़्यादा पावर होगा। सो यहाँ पे भी हमें वही एस्पेक्ट से पावर को वापस से एक बार पढ़ना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ पावर। बढ़िया से हेडिंग दे दीजिए पावर। अब पावर यानी क्या? पावर का अगर बेसिक डेफिनेशन हम फ्रेम करना चाहे तो हम ऐसा फ्रेम कर सकते, द रेट एट विच वर्क इज डन। द रेट एट विच वर्क इज डन, और द रेट एट विच किस रेट से एनर्जी इज स्पेंट। एनर्जी स्पेंट। और हम ये भी लिख सकते हैं, और रेट एट विच वर्क इज डन और रेट एट विच एनर्जी स्पेंट और वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम और वर्क डन मतलब ये क्या लिख सकते, एनर्जी। ये सब सिनोनिमस है। एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम। एनर्जी स्पेंट पर यूनिट टाइम। और सर कितने डेफिनेशन है। और इंस्टेंटेनियस पावर की भी एक डेफिनेशन। इंस्टेंटेनियस पावर की, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी क्या होता है बेटा? पावर होता है। पावर जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, जिसका यूनिट जो अलजेब्रिक एडिशन से ऑब्वियसली जो हम कैसे ऐड करेंगे बेटा? अलजेब्रिकली। कैसे ऐड करेंगे? अलजेब्रिकली। अलजेब्रिक एडिशन होगा बेटा पावर का। अब इन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कोई एक बंदा है ए और कोई दूसरा बंदा है जिसका नाम है मी। ए और बी, ये मान लो 100 जूल का वर्क कर रहा है और ये भी मान लो कि 100 जूल का ही वर्क कर रहा है। दोनों भी 100 जूल का वर्क करे, लेकिन इसको वर्क करने में लग रहा है बेटा यहाँ पे 10 सेकेंड्स। कितना लग रहा है? 10 सेकेंड्स। और इसको वही काम करने में लग रहा है 20 सेकेंड्स। ज़्यादा समय ले रहा है ये। यहाँ पे शैडो वगैरह नहीं आ रही है ना, ठीक है। जैसे इसको वर्क करने में यहाँ पे इसका लग रहा है बेटा 100। ये 100 जूल का वर्क कर रहा है और ये भी कितने जूल का वर्क कर रहा है? 100 जूल का। लेकिन जो समय ले रहा है, ये ले रहा है 10 सेकेंड्स और ये ले रहा है बेटा 20 सेकेंड्स। अब अगर कोई पूछे कि कौन, वर्क तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, ये भी 100 जूल काम कर रहा है, ये भी 100 जूल काम कर रहा है, लेकिन काम करने का जो गति है, हाउ फास्ट द वर्क इज डन बाय बोथ। तो यहाँ पे अगर हम पावर निकाले बेटा, पावर ऑफ ए, so work done by A upon time taken by A. So what is work done by A? Work done by A हो जाएगा बेटा 100 जूल और टाइम टेकन कितना हो जाएगा आपका? 10 सेकेंड्स। सो व्हाट इज पावर? पावर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 10 वॉट। कितना हो जाएगा? 10 वॉट। उसी केस में व्हाट इज पावर ऑफ बॉडी बी? इट इज वर्क डन बाय बॉडी बी अपॉन टाइम टेकन। सो व्हाट इज पावर ऑफ बॉडी बी? इट इज इक्वल टू अगेन 100 जूल का वर्क हो रहा है, लेकिन कितने सेकेंड में? 20 सेकेंड में। सो व्हाट इज पावर ऑफ बी? इट इज इक्वल्स टू 5 वॉट। कितना बेटा यहाँ पे? 5 वॉट। अब वॉट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसका अर्थ क्या है बेटा? कि वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। वॉट वैट भी बोल सकते, इज द ऐसा यूनिट ऑफ पावर। पावर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है बेटा? वॉट। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 वॉट मतलब ही 1 जूल पर सेकेंड। तो हम कब कहेंगे बेटा कि पावर जो एक्सपेंड हुआ है, जो पावर यूटिलाइज हुआ है, वो 1 वैट कब हुआ है बेटा? जब 1 जूल इतनी एनर्जी स्पेंड होंगी 1 सेकेंड में।
When 1 joule of energy is spent in 1 second, then we can say that the power expended is 1 watt. 1 watt is said to be the power expended when 1 joule of work is done in 1 second. एक सेकंड में अगर 1 जूल खर्चा हो रहा है तो पावर कितना है बेटा 1 वाट. एक सेकंड में अगर 20 जूल खर्च हो रहा है तो पावर कितना है 20 वाट. अगर अभी जैसे लाइट का वगैरह कभी लिखा होता है यहाँ पे कि 10 वाट का लाइट है, बोलते कितने वाट का 10 वाट का लाइट. सो 10 वाट का लाइट का अर्थ क्या होता है बेटा कि एक सेकंड में 10 जूल इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करता है. कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा बेटा वो 10 जूल. तब हम कहते हैं कि पावर ऑफ द ये बल्ब क्या है हमारा 10 वाट. तो ये कौन सी एनर्जी कंज्यूम करने की बात करें यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. हम यहाँ पे कौन सी एनर्जी कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं बेटा? मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, जो इंसान वर्क कर रहा है ऑब्वियसली. तो यहाँ पे यही नहीं कि एनर्जी और समय दोनों भी, जो कम समय में ज्यादा वर्क करने के काबिल है उसकी पावर ज्यादा है. खत्म. अगर आप 10 सीढ़ियां चढ़ रहे हो 2 सेकंड में और कोई दूसरा बंदा जो 10 सीढ़ियां चल रहा है 10 सेकंड में, तो आपका पावर ज्यादा है. काम दोनों ने भी सेम किया, लेकिन जो रेट से किया है, द रेट एट विच वर्क इज डन, द रेट एट विच एनर्जी स्पेंड, कितने फास्ट एनर्जी आपने स्पेंड किया वो वर्क को करने में. वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम. हाँ, जितना आप वर्क करोगे उतनी एनर्जी स्पेंड होगी, तो वर्क एनर्जी आर इक्विवेलेंट. सो वर्क डन पर यूनिट टाइम भी एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम. और लास्ट जो डेफिनेशन है बेटा, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. मतलब क्या सर? ये हम बात कर रहे हैं बेटा इंस्टेंटेनियस पावर की. किसकी बात करें बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस पावर की. इंस्टेंटेनियस पावर मतलब क्या? कि किसी एक क्षण की पावर. अब इंस्टेंटेनियस पावर मतलब क्या? देखिए, पावर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एवरेज पावर या फिर इंस्टेंटेनियस पावर इज नथिंग बट रेट एट विच वर्क इज डन. रेट एट विच वर्क इज डन. वर्क डन मतलब क्या बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स लिख देंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बोलो, ds बाई डी टी. डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं अपन? ds बाई डी टी. What is rate of change of displacement? It is force into velocity. Rate of change of displacement is velocity. So क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे अपन? बेसिकली एवरेज पावर कंज्यूम या फिर इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो लिख सकते हैं अपन. क्या हो जाएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस. ये एवरेज पावर भी आप बोल सकते हैं इसको, आप इंस्टेंटेनियस पावर भी आप इसको बोल सकते हैं. तो व्हाट वुड बी द एवरेज पावर और फिर इंस्टेंटेनियस पावर? इट विल बी, मतलब देखिए एवरेज पावर, ये सॉरी इसको अपन इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे. ये जो एवरेज पावर है मतलब कि टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा बेटा एवरेज पावर. टोटल वर्क डन, कितना वर्क किया है W, कितना टाइम लिया है T, तो ये हो जाएगा बेटा एवरेज पावर का फॉर्मूला आपका. और ये जो हो गया, मैंने गलती से दोनों को एक ही बोल दिया, नहीं अलग अलग है. एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन टू डू दैट वर्क. और ये इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट वेलोसिटी. फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस पावर. या फिर हम इसको वेक्टोरिकली, क्या है बेटा? वेक्टोरिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा? पावर इज फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ऐसा भी लिख सकते. मतलब हम ये भी लिख सकते हैं बेटा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and velocity vector is also power. और पावर कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर. क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर. सो एवरेज पावर मतलब क्या बेटा? एवरेज पावर, व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर मतलब क्या कि टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि कितना वर्क उसने किया अपॉन वो वर्क करने में उसने कितना समय लिया, ये बताने का जो प्रमाण है, दैट इज आवर एवरेज पावर. वो क्या हो जाएगा? हमारा एवरेज पावर. और इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा बेटा? हमारा फोर्स डॉट वेलोसिटी, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी या फिर फोर्स डॉट वेलोसिटी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. अब पावर के काफ़ी यूनिट्स हैं. एक यूनिट है बेटा आपका, ऐसा यूनिट कौन सा है बेटा? वॉट है. एक यूनिट कौन सा है आपका? वॉट है. ये जो है वॉट, ये क्या होता है बेटा? जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड, इसका सीजीएस यूनिट भी कोई रहेगा. जूल को आप क्या लिख सकते हैं बेटा? अर्ग पर सेकेंड. ये भी एक यूनिट हो सकता है पावर का. क्लियर? और एक यूनिट है बेटा पावर का, हॉर्स पावर. कौन सा पावर? हॉर्स पावर. HORS, हॉर्स पावर. हॉर्स पावर यानी क्या? जैसे मोटर जो होती है, जो जिसका काम होता है कि वाटर को लिफ्ट करे और ऊपर की टंकी में पहुंचाए. जो हमारे घर पे ऊपर टंकी होती है ना, वहां पे अगर हमको पानी पहुंचाना हो तो दो तरीके, तो ऑटोमेटिकली भी जा सकता है उतना अगर प्रेशर होगा तो, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं बेटा? मोटर लगाते. वो मोटर क्या करती है? वहां से पानी लेकर कहाँ पे पहुंचा देती है? ऊपर पहुंचा देती है. उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देती है. तो हॉर्स पावर में उसका पावर गिना जाता है. या फिर जो
खेतों में जो ये होते हैं क्या हमारे बोरवेल्स या फिर जो वेल्स होते हैं, बोरवेल या फिर वेल्स, उसमें भी जो मोटर होती है उसका पावर जो लिखा होता है बेटा वो हॉर्स पावर में लिखा होता है। तो हॉर्स पावर एक थोड़ा बड़ा यूनिट ऑफ पावर है। एक हॉर्स पावर होता है बेटा 746 वैट के बराबर। देखो ना, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा वो यूनिट बड़ा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा वो यूनिट छोटा। तो एक हॉर्स पावर कितना हो जाएगा बेटा 746 वाट। मतलब हमेशा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे खेत में 2 हॉर्स पावर की अगर मशीन लगी है तो उसका कितना वैट का होगा, वो होगा 746 इंटू 2 वैट का, मतलब लगभग वो हो जाएगा 1500 वैट का मशीन हो जाएगा। मतलब एक सेकंड में वो 1500 जूल इतना काम कर रहा है। 746 वैट मतलब क्या बेटा कि एक सेकंड में 746 जूल इतना वो वर्क कर पा रहा है। सो दैट इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वैट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे एक गलती से मैंने कह दिया था कि इंस्टेंटेनियस पावर मतलब एवरेज पावर नहीं, ये इंस्टेंटेनियस पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, और एवरेज पावर क्या, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन टू डू दैट वर्क। क्लियर है? चलिए इसके ऊपर देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन है पहला बढ़िया से, अ मशीन ड्रॉज 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्राउंड to 10 meter above in the overhead tank. Find the work done and the power expended if it takes 5 minutes to do so. मतलब सीन कैसा है, पहले अपन सीन डिस्क्राइब कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक ऐसा टंकी है, ये टंकी हो जाएंगी हमारी, ठीक है। ये टंकी में पानी लाया जाता है बेटा ग्राउंड से। कहाँ से लाया जाता है बेटा? ग्राउंड से। इस टंकी में पानी ले जाया जाता है जो 10 मीटर अबव है। कितना मीटर अबव है बेटा? 10 मीटर अबव है। कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ले जाया जाता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ले जाया जाता है? इट इज 100 मीटर क्यूब। अब आपको यहाँ पे मास नहीं दिया है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है। कितना है डेंसिटी ऑफ वाटर? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ वाटर? डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1000 kg पर मीटर क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सभी यहाँ पे SI में ही है तो हमने 1000 लिख दिया। सो व्हाट इज मास ऑफ वाटर जो ले जाया जाता है? मास ऑफ वाटर, व्हाट इज मास ऑफ वाटर? मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास, डेंसिटी क्या होता है? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी होता है बेटा हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर अपन डेंसिटी को रोज से भी लिखते हैं। सो मास क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो व्हाट इज मास ऑफ वाटर? दैट इज टेकन मास ऑफ वाटर, डेंसिटी कितना है आपका 1000 इंटू वॉल्यूम कितना है आपका 100। सो मास ऑफ वाटर जो ले जाया जाता है दैट इज कितना 10 टू द पावर 5 kg। इतना मास ऑफ वाटर नीचे से 10 मीटर ऊपर ले जाया जाता है। सो व्हाट इज वर्क डन? वर्क डन क्या हो जाएगा? देखो वर्क डन हो जाएगा यहाँ पे हमारा mgh। m कितना है हमारा 10 टू द पावर 5, g है हमारा 10, h भी है हमारा 10। तो वर्क डन हो जाएगा 10 टू द पावर 7 जूल, 10 टू द पावर 7 जूल। सो व्हाट इज एवरेज पावर या फिर पावर? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज वर्क डन? 10 टू द पावर 7 अपॉन व्हाट इज टाइम? दैट इज टेकन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट्स मतलब 5 इंटू लिख देंगे बेटा यहाँ पे, 5 इंटू लिख देंगे बेटा यहाँ पे 60, क्योंकि टाइम उनको लिखना पड़ेगा सेकेंड्स में। तो ये हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर 7 अपॉन कितना हो जाएगा 300। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर 5/3। सो व्हाट वुड बी पावर? 1/3। 1/3 मतलब 0.33 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये हो जाएगा बेटा 33.33 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा पावर दैट इज क्या लिखेंगे 33.33 किलो वॉट। क्या लिख सकते हैं 33.33 किलो वॉट। दिस इज नथिंग बट द पावर। तो इतनी पावर की मशीन हमको वहाँ पे लगेगी। अगर आपको इसी को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए कहा तो अब इसको किससे डिवाइड कर दोगे? ये पूरे टर्म को आप डिवाइड कर दोगे बेटा 746 से। क्यों? क्योंकि 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वॉट, खत्म, तो डिवाइड कर दो, दैट्स इट। क्लियर है? चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही बढ़िया। एक एग्जांपल मैं आपको ऐसा होमवर्क दे देता हूँ, आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है।
कि जैसे मान लो जो टाकी है वो 20 मीटर हाइट पे है और नीचे से एक मशीन हमने लगाया है। क्या लगाया बेटा? मशीन। उल्टा दे देता हूँ। और वो मशीन जो है वो है लगभग 5 किलोवाट की। कितनी? 5 किलोवाट की। तो बताइए कि 2 लाख लीटर पानी, कितना? 2 लाख लीटर पानी आपको ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर जाकर इस टैंक में लेके जाना है। इस टैंक में लेके जाना है। सो व्हाट इज द वर्क डन? व्हाट इज द वर्क? या फिर एक काम कर लेते हैं कि 2 लाख लीटर का पानी है। अब यहाँ पे आपको मैंने लीटर्स में दिया है वॉल्यूम। आपको याद होगा, मतलब पता होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो, कि 1 लीटर मतलब होता है बेटा 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर मतलब 1 डेसीमीटर मतलब 10 टू द पावर -3 हो जाएगा बेटा ये मीटर क्यूब। तो 1 लीटर मतलब कितना होता है बेटा? 1 लीटर माने 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो इतना लीटर माने कितना? तो कैसे करोगे आप कि 1 लीटर मतलब 10 टू द पावर -3, तो 2 लाख मतलब 10 टू द पावर 5, ये मतलब कितना मीटर क्यूब? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर 2। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 200 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर। इतना, ये वॉल्यूम मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 200 मीटर क्यूब। दैट्स इट, 200 मीटर क्यूब। तो मास क्या हो जाएगा बेटा? मास हो जाएगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास हो जाएगा आपका डेंसिटी मतलब 1000 10 टू द पावर 3 इंटू वॉल्यूम कितना? 200। तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर 5 kg। 2 इंटू 10 टू द पावर 5 kg। तो इतना kg का वाटर आपको 20 मीटर ऊपर लेके जाना है। आपको 20 मीटर ऊपर लेके जाना है। और आपके पास जो मशीन है उसका पावर मैं आपको दे रहा हूँ बेटा 5 किलोवाट। कितना दे रहा हूँ? 5 किलोवाट। तो बताइए कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कितने सेकंड में टाकी भर जाएंगे? तो सिंपल वही वापस से, व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। सर होमवर्क था ना ये? ठीक है कर लेते। कितना बेटा? पावर 5 किलोवाट। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3। व्हाट इज वर्क डन? m मतलब 10 टू द पावर 5 2 इंटू 10 m। g कितना बेटा? 10 इंटू h कितना है? 20 अपॉन टाइम क्या हो गया बेटा? t। खत्म। तो t कितना हो जाएगा? देखिए ये 2 इंटू 20 मतलब हो जाएगा बेटा 40 इंटू 10 टू द पावर 6। तो सीधा सीधा 4 इंटू 10 टू द पावर 7 लिख देता हूँ। होल अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? 5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो अगर आप गौर से देखें तो 4 डिवाइड बाई 5 मतलब 0.8 इंटू 10 टू द पावर 4। 10 टू द पावर 4। तो ये कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? 8 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 8000 सेकेंड हो जाएगा। सेकेंड्स में आंसर आएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 8000 सेकेंड। अब इसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करें, 8000 डिवाइड बाय क्या कर देंगे बेटा अपन? 60। तो 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा बेटा 800/60 मतलब 400/3। 400/3 400/3 400/3 मतलब होता है बेटा 133.33 133.33 मिनट्स। अगर आप इसको आवर्स में करें तो कितना हो जाएगा? देखो 400 डिवाइड बाई 3 इंटू, है ना, इतने मिनट्स। तो कितना करेंगे बेटा? डिवाइड बाई 60 कर देंगे अपन इसको, क्योंकि 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। तो ये कितना हो जाएगा? देखो 0 से 0 कैंसिल, 40 बाय कितना हो जाएगा? ये 40/18 मतलब ये हो जाएगा बेटा 20/9। 20/9 मतलब 2.22 आवर। 20/9 मतलब 2. हाँ आई गेस 2.22 18,000 2.22 आवर। क्लियर है? तो इस तरह से भी आप हिसाब लगा सकते हो। तो हालांकि ये तो था होमवर्क, हमने कर दिया क्लास वर्क। ठीक है, चलिए और एक बढ़िया से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पावर और पावरफुली समझे। चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अभी देखिए कि अ ट्रेन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट अ रेजिस्टिव ट्रैक ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। फाइंड द पावर ऑफ इंजन। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की हम कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो कोई एक ट्रेन है, ये मैं थोड़े से एक डिब्बे बना देता हूँ ट्रेन के, ये हो जाएंगे ट्रेन के डिब्बे, ठीक है, और इंजन बना देता हूँ, इंजन थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इंजन को चक्के दे देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा ट्रेन। अब ये ट्रेन जो है ये कांस्टेंट स्पीड से आगे चल रही है, तो उसकी स्पीड जो हमें दिया है बेटा v, वो कितना दिया है? 108 किलोमीटर पर आवर।
इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, कर ही देते 2 मिनट में, कि v इज इक्वल्स टू 108 इंटू क्या करेंगे बेटा 5/18। ये 1 से 1, 8 से 8 कैंसिल, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, 18 1 जार और 18 कितने जार बेटा 6 जार, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो ट्रेन आगे जा रही है बेटा ये कितने स्पीड से जा रही है? 30 मीटर पर सेकेंड से। अब ट्रेन की गति कांस्टेंट है, ट्रेन की गति कैसी है? कांस्टेंट है। इसका अर्थ क्या है बेटा? देखो थोड़ा सोचने की कोशिश करो। ट्रेन की गति कांस्टेंट मतलब इसके ऊपर जो नेट फोर्सेस लग रहे हैं वो कैसे? बैलेंस्ड है। तो अब ट्रेन के ऊपर फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? एक वो फोर्स जो इंजन लगा रहा है ट्रेन को आगे लेके जाने में, और दूसरा वो फोर्स जो हर डब्बा और इंजन वगैरह सब मिलकर ट्रेन और ट्रेन के ट्रैक में जो लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसका अर्थ क्या है बेटा? कि अगर देखो ट्रेन ने अगर फोर्स लगाना, ट्रेन के इंजन ने अगर फोर्स लगाना बंद कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स हावी हो जाएगा, और क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हावी हो जाएगा इसकी गति कम कम होते जाएंगे, और एक समय बाद ये ट्रेन रुक जाएगा क्योंकि इंजन फोर्स ही नहीं लगा रहा है। तो बहुत ज़्यादा समय बाद, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगा, हालांकि 4-5-6 किलोमीटर, लेकिन रुक जाएगा। तो ट्रेन को अपनी गति कांस्टेंट रखने में, हमको हमारी प्रिपरेशन भी कांस्टेंट रखने में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ रोज ऐड करते जाना ही पड़ेगा। अगर हम एक दिन भी ब्रेक ले लेते हैं, हमें लगता है ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तो बाकी लोग तो प्रिपेयर कर ही रहे ना बेटा, है ना, तो ऑटोमेटिकली हम पीछे आ जाते हैं, हमें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे ट्रेन के भी केस में यही हो रहा है कि मान लो अगर आपने फ्रिक्शन लगाना यहाँ पे बंद कर दिया, फोर्स लगाना अगर बंद कर दिया तो ट्रेन रुक जाएगा। तो ट्रेन को कांस्टेंट स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से दौड़ाने के लिए यहाँ पे आपको कांस्टेंटली फोर्स लगाना पड़ेगा। और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट स्पीड से दौड़ना है तो नेट फोर्स 0 करवाने के लिए जितना फ्रिक्शन लग रहा है उतना ही फोर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो वही पूछा है कि व्हाट इज द पावर ऑफ इंजन, कि भाई इंजन का पावर क्या है, इंजन का पावर क्या है। तो ये रेजिस्टिव फोर्स कितना लग रहा है? 5 × 10⁻³ मतलब 5 किलो न्यूटन। तो ये जो आगे भी फोर्स लग रहा है वो भी कितना है बेटा? 5 किलो न्यूटन ही होना चाहिए। सो व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय द इंजन, कितना पावर इंजन को स्पेंड करना पड़ेगा ताकि वो अपनी स्पीड मेंटेन रख सके, नहीं आगे एक्सेलरेट हो लेकिन स्पीड तो भी एटलीस्ट मेंटेन रख सके, तो वो हो जाएगा बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब हालांकि अपने को पता है कि पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, डेटा भी अपने को गिवन है, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट भी कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, ये हो जाएगा रट्टा मेथड, है ना। तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स, कितना फोर्स है बेटा? 5 × 10⁻, कितना हो जाएगा ये? 3 इंटू वेलोसिटी कितना है आपका? 30। तो पावर हो जाएगा बेटा आपका 150 × 10⁻3, मतलब ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा 150 किलोवाट। अब हालांकि कितना इजी न्यूमेरिकल है, 2 लाइन का आप डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं आंसर, लेकिन समझना, ये समझ जो हम यहाँ पे समझे इसको थोड़ा एक अलग एक ये लगता है, नॉलेज बेस लगता है ना, चीज़ों को समझ के करने में। क्लियर है बेटा सीन यहाँ तक? ऐसे और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा नहीं, यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से कि मशीन गन, आप सब लोगों को पता है मशीन गन धड़ 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 जो बुलेट फायर करती है, ठीक है। मशीन गन जो है वो बुलेट फायर कर रही है बेटा, और वो बुलेट फायर कर रही है 250 बुलेट पर मिनट, 1 मिनट में 250 बुलेट, 1 मिनट में 250 बुलेट फायर कर रही है वो, ठीक है। और ये जो फायर कर रही है बेटा, ये जो फायर कर रही है 250 पर मिनट से, जो सॉरी ये फायर कर रही है 250 बुलेट जो फायर कर रही है बेटा पर मिनट में, ये एक बुलेट फायर करने में जो फोर्स लगता है, फोर्स वो ले लेते हैं अपन 10 न्यूटन लगभग, और हर बुलेट जो निकल रही है बेटा 10 न्यूटन ज़्यादा हो जाएगा, 10⁻⁻1 ले लेते, और हर बुलेट जो निकल रही है बेटा वो निकल रही है आपके लगभग 200 मीटर पर सेकेंड से। कितने से निकल रही है बेटा? 200 मीटर पर सेकेंड से। तो वापस वही पूछा है कि व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय द बुलेट, कि मशीन गन पे कितनी पावर, मशीन गन में कितनी पावर एक्सपेंड हुई है। सो वैसे देखा जाए तो पावर का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स इंटू वेलोसिटी, लेकिन ये एक ही बुलेट के लिए हो गया। अगर वैसे बहुत ही गौर से देखा जाए तो पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, मतलब क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे? फोर्स वेलोसिटी कॉस थीटा। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो फोर्स मान लेते, जैसे आप यहाँ पे ऐसे गन धड़ धड़ मार रहे हो, तो बुलेट तो आ रही है, बुलेट तो जा रही है पीछे, लेकिन गन कहाँ आ रही है बेटा? आपके पीछे आ रही है, तो रिकॉल हो रही है और वेलोसिटी आगे। वैसे तो एंगल 180 है,
लेकिन हमको उसको पकड़ के रखने में वो रिकॉइल ना हो तो हमको फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा, आगे, है ना। अपन ऐसा उनको ऐसा पकड़ते ना तो जर्क ना बैठे भी, इसलिए अपन उसको ऐसा आगे पकड़ते, ऐसा पकड़ते ताकि जर्क बैठा तो अपना कंधा उसको सह लेगा। तो कितना पावर होना चाहिए कंधों का, या फिर उस गन का, जो गन का पावर होगा वही कंधों का पावर होना चाहिए कि ताकि गन पीछे ना आ जाए। तो हम यहाँ पे एंगल ले लेंगे 0 डिग्री, है ना, फोर्स क्योंकि हम आगे लगा रहे। तो पावर हो जाएगा बेटा हमारा सीधा सीधा फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब ये तो हो गया भाई साहब सिर्फ एक बंदूक के लिए। कितने बंदूक के लिए, एक बंदूक के लिए। ऐसे कितने बंदूक से, 250 बुलेट्स पर मिनट, 250 बुलेट्स पर मिनट। तो क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, पावर इज नंबर ऑफ बुलेट्स इंटू एफ ई। तो नेट पावर हो जाएगा बेटा कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे 0.1 इंटू वेलोसिटी कितना 200 इंटू कितना बेटा यहाँ पे 250 पर मिनट। पर मिनट मतलब डिवाइड बाय करना पड़ेगा इसको 60, क्योंकि पावर क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड, तो पर मिनट नहीं चाहिए हमको। तो 0 से 0 कैंसल, पावर कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 20, 0.1 इंटू 220 इंटू 25, तो लिख देंगे 20 इंटू 25 होल डिवाइड बाय कितना बेटा 6। तो ये हो जाएगा 20 इंटू ये मतलब ये हो जाएगा बेटा 500 डिवाइड बाय 6 वॉट। इतना पावर लगेगा उस गन को, इंसान को, उस गन को अपनी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वैसे तो हमारा जो पावर का फॉर्मूला है, पावर दैट इज क्या बेटा, नेट वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वर्क डन क्या होता है, देखो वर्क डन, वैसे तो वर्क डन होता है बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी हम लिख सकते हैं पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। वैसे अगर देखा जाए, हाँ, काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसी के आधार पे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको लिखना होगा तो आप जो मैं ओरली बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हो कि एक मशीन गन है। कौन सी गन है बेटा, मशीन गन। तो इसको मान लेते हैं अपन मशीन गन। ये मशीन गन बुलेट्स फायर कर रही है। क्या फायर कर रही है बेटा, बुलेट्स। तो जो नंबर ऑफ बुलेट्स वो फायर कर रही है बेटा एक मिनट में, वो है 250 बुलेट्स पर मिनट। 250 बुलेट्स फायर कर रही है बेटा एक मिनट में, ठीक है। हर बुलेट का जो मास है, मास वो दिया आपको 100 ग्राम, और जिस गति से वो फायर कर रही है वो आपको दिया बेटा 250 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा गया है बेटा कि व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय दिस मशीन गन। ये मशीन गन से कितना पावर एक्सपेंड हुआ है वो आपको पूछा है। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो व्हाट इज पावर, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। लेकिन वर्क डन तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि उतना रिडंडेंट डाटा आपके पास दिया नहीं है। लेकिन हमको ये पता है कि व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। इनिशियली जो बुलेट फायर किया गया था बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 250 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप निकाल सकते बेटा कि काइनेटिक एनर्जी जो है एक बुलेट की वो कितनी बन जाएंगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हाफ इंटू व्हाट इज m 100 इंटू 10 टू द पावर -3, हाफ m इंटू v² मतलब क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 625 करेक्ट। चलो सॉल्व कर लेते इसको। ये 2 0 कैंसिल और ये 1 0 कैंसिल और 10 टू द पावर -3 कैंसिल। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे देखिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगी मेरी 6250 डिवाइड बाई 2, 6250 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 6250 डिवाइड बाई 2, देखिए ये हो जाएगा बेटा 3125 जूल। इतनी काइनेटिक एनर्जी लिबरेट हो रही है बेटा, इतनी काइनेटिक एनर्जी लग रही है या फिर मिल रही है किसको, एक बुलेट को। तो ऐसे एक ही बुलेट थोड़ी है, 250 बुलेट से बेटा पर मिनट, 250 बुलेट से पर मिनट। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, व्हाट इज पावर, पावर इज टोटल वर्क डन अपॉन वापस क्या टाइम टेकन। तो एक बुलेट पे कितना वर्क डन हो रहा है 3125। तो ऐसे कितने बुलेट से करता है 250 बुलेट्स पर मिनट। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 250 बुलेट्स और पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। एक मिनट में 250 बुलेट, तो एक सेकेंड, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये एक जो टोटल वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, एक बुलेट का वर्क डन कितना है बेटा 3125। ऐसे n नंबर ऑफ बुलेट्स हैं, n नंबर ऑफ बुलेट्स है पर मिनट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि n नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट मतलब 250 पर मिनट। मिनट को मैंने कर दिया कन्वर्ट सेकेंड में, इनटू क्या कर देंगे बेटा यहाँ पे 3125। अब इसके लिए हमको ज़रूरत है बेटा कैलकुलेटर की, इसके लिए हमको ज़रूरत है कैलकुलेटर की। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल,
कुछ हो रहा है क्या? देखो 5 + 2 7 8 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 25 × 3125 होल डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ पे 6। तो यहाँ से हम थोड़ा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसका वैल्यू लिख देंगे 13020। कितना आ जाएगा ये? 13020 के आसपास जूल्स, 13020 जूल्स। तो इतना पावर, या फिर आप इसको ऐसा, जूल्स नहीं, पावर इज इन वैट्स, पावर इज इन वैट। तो पावर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हमारा कैलकुलेटर वाला बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 13.020 किलोवाट। इतना पावर उसने एक्सपेंड किया होगा। ये जो वर्क डन हुआ है ये एक बंदूक पे हुआ है, ऐसे एक गोली पे हुआ है, सॉरी बंदूक द्वारा। ऐसे कितनी गोलियां निकल रही है? 250 पर मिनट में। तो दिस इज द पावर, इतनी पावर की वो बंदूक होगी। और एक बढ़िया से कॉन्सेप्ट होता है बेटा इफिशियंसी का। कौन सा? इफिशियंसी। देखो ध्यान दो, इफिशियंसी, इफिशियंसी मतलब क्या? इफिशियंसी मतलब आपका रिजल्ट। फॉर एग्जांपल इफिशियंसी को अपन डिफाइन करते हैं बेटा ईटा से। जनरली इफिशियंसी होता है बेटा आउटपुट अपॉन इनपुट, कि कितना इफिशियंट है सिस्टम। कि जैसे मान लो अपन कभी कभी जो मशीन बहुत पुरानी हो जाती है उनको अपन मान लो 100 वैट का 100 जूल का एनर्जी दे रहे 1 सेकंड में। 100 जूल 1 सेकंड में मतलब 100 वैट पावर दे रहे, उसको 100 वैट पावर दे रहे, लेकिन वो पूरा का पूरा पावर यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकती। हो सकता है वो 80 वैट 80 जूल्स कन्वर्ट कर ले 1 सेकंड में, हो सकता है वो 70 कर ले, हो सकता है वो 50 ही कर ले, है ना। तो जैसे मान लो कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 100 वैट दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 100 वैट। और वो जो मशीन है इनपुट दे रहा हूँ मैं, लेकिन वो मशीन यूटिलाइज कितना कर रही है? उसका 70 वैट ही कर रही है। तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा बेटा 0.7। क्या हो जाएगा? 0.7। अगर परसेंटेज इफिशियंसी की हम बात करें, परसेंटेज इफिशियंसी, तो ये हो जाएगा आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू क्या लिख देंगे? 100। तो ये हो जाएगा बेटा 0.7 × 100। तो परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगा आपका 70%। मतलब क्या बेटा? कि जितना आपको पढ़ाया है ना, ये सेम आपके रिजल्ट जैसा है। कि जैसे मान लो आपको 100 मार्क का पढ़ाया, कितने मार्क का पढ़ाया? 100 मार्क का। तो आप पेपर में आपको मार्क्स कितने मिलेंगे? जितना आपको समझा है ना। किसी को 90 में मिलेंगे, किसी को ऑटो में मिलेंगे। मान लो किसी को कितना मिल रहा है? 75 मार्क्स मिल रहे हैं। तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी? पढ़ाया 100 का, मिल रहा है 75, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 100। तो आंसर हो जाएगा बेटा 75%। जैसे मान लो पढ़ाया 50 का, मिल रहा है बेटा 40, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे? 100। इनपुट कितना दिया टीचर ने आपको? 50 मार्क्स का, पूरा पढ़ा दिया, मिले आपको 40 मार्क। फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेते, 0 से 0 कैंसल, 5 1 और 5 कितने 2 0। आंसर कितना हो जाएगा आपका? 80%। या फिर अगर सिर्फ इफिशियंसी बोले तो वो कितना हो जाएगा? 0.8 मल्टीप्लाइड बाय जब अपन 100 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है बेटा? 80%। तो इफिशियंसी इंटू 100 इज परसेंट इफिशियंसी। तो ऐसा मशीन के साथ भी होता है कि हर मशीन, दुनिया में कोई मशीन 100% इफिशियंट बनी ही नहीं है बेटा, और बनेगी भी नहीं शायद से। 100% इफिशियंसी नहीं पॉसिबल है ना। 100% इफिशियंट की जितना दिया उतना सब मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं, ठीक है। तो कोई भी जो मशीन बनती है, मशीन इनपुट और ये आउटपुट, तो इसका परफॉर्मेंस हम कैसे मेजर करेंगे कि कितनी अच्छी मशीन है? वही इफिशियंसी से, कि भाई इनपुट आप कितना दे रहे हो। मान लो 100 जूल दे रहे हो और निकाल कितना आई है? 95 जूल। वो अच्छी मशीन है। अगर निकल रहा है 80 जूल वर्क कर रहा है, तो बाकी 15-20 लॉस हो रहा है। कहीं तो भी फ्रिक्शन में लॉस होगा, हीट में लॉस होगा, कुछ इसके मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनके बीच में भी रेंटियर होगा, है ना। तो आउटपुट कितना है? जैसे मान लो आपका 80, इनपुट कितना है आपका? 100। तो ये हो जाएगा 0.8। परसेंटेज इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका? 80%। खत्म, दैट्स इट। अब इफिशियंसी जो होता है ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बेटा? यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। यूनिटलेस क्वांटिटीज नहीं, यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, आउटपुट फिजिकल क्वांटिटी अपॉन इनपुट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। चलिए इसके ऊपर एक बढ़िया से एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। इरेज कर देता मैं पहले इसको। चलिए क्या क्वेश्चन है? अ मशीन कैन पंप 7200 kg ऑफ वाटर पर आवर फ्रॉम 100 मीटर डीप वेल इफ द एफिशिएंसी इज 50%, देन फाइंड द इनपुट पावर। अब देखो सीन क्या है कि जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है बेटा, क्या वर्क डन हो रहा है कि एक, जैसे मान लो एक ग्राउंड है और ये वेल है, ठीक है। ये वेल कितना डीप दिया है आपको?
कितना डीप दिया है बेटा, 100 मीटर डीप वेल है ये। इस 100 मीटर डीप वेल से वाटर पंप किया जा रहा है, वाटर पंप किया जा रहा है, और हर 1 आवर में 7200 kg इतना पानी निकाला जा रहा है बेटा पर आवर इतना पानी निकाला जा रहा है। अब ये जो पानी निकाला जा रहा है ये इनपुट पावर की वजह से निकाला जा रहा है या आउटपुट पावर की वजह से? जो मशीन है जो वर्क कर रही है वो उसको इनपुट पावर कुछ और मिल रहा होगा। जैसे मान लो इसको इनपुट पावर मिल रहा होगा 100 वैट। कितना मिल रहा होगा? 100 वैट, जिसका 50% इफिशियंसी, मतलब एक्चुअली जो आउटपुट आ रहा है इसका वो 100 का कितना आ रहा है बेटा, 50 वैट्स। और जो 50 वैट आउटपुट आ रहा है बेटा मशीन का, वो जो पावर है वो किस में एक्सपेंड हो रहा है? इस वाटर को बाहर निकालने में। मतलब यहाँ से जो हमको पावर मिलेगा, द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू पंप द वाटर आउट इज नथिंग बट द आउटपुट पावर ऑफ द मशीन। क्योंकि आउटपुट पावर क्या है, जो आउटपुट पावर है वही तो एक्चुअल में यूटिलाइज होंगी ना। देखो मैं वापस से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये मशीन है हमारी, क्या है ये मशीन, ये मशीन को हम कुछ पावर इनपुट दे रहे हैं बेटा, दिस इज अवर इनपुट पावर PI। और जो मशीन, अब मशीन पूरा का पूरा पावर तो इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मशीन 50% इफिशिएंट है। कितना परसेंट? 50% इफिशिएंट है। तो जो आउटपुट पावर है बेटा विच इज 50% ऑफ इनपुट पावर, ये जो आउटपुट पावर है ये एक्चुअल वर्क कर रहा है, ये एक्चुअल पावर है। ये जो वर्क कर रहा है ये कौन कर रहा है बेटा? एक्चुअल, ये वाला पावर, आउटपुट पावर। तो सबसे पहले हमें निकाला बेटा कि आउटपुट पावर क्या है। अब देखो कितना वर्क करना है बेटा, इतना पानी पर आवर निकालना है। सो पहले तो हम निकाल देते हैं कि व्हाट इज द आउटपुट पावर। आउटपुट पावर क्या हो जाएगा? वर्क डन, दैट इज mgh अपॉन टाइम, है ना। इतना पानी को का पोटेंशियल एनर्जी राइज करना है, बेसिकली इतना पानी बाहर निकलना है, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी राइज करना है। कितना मास है बेटा? 7200 इंटू जी की वैल्यू ले लेंगे 10 इंटू हाइट कितना है बेटा, हाइट कितना दिया 100 मीटर अपॉन टाइम कितना दिया पर आवर मतलब 3600 सेकेंड, 1 आवर में 3600 सेकेंड। तो ये 1000 और ये कितना हज़ार हो जाएगा बेटा 2000। सो व्हाट इज आउटपुट पावर? आउटपुट पावर हो जाएगा 2 इंटू 1000, तो हो जाएगा बेटा 2000 वैट। ये आउटपुट पावर हो जाएगा जो एक्चुअल में ये काम कर रहा है। लेकिन ये आउटपुट पावर कहाँ से आया? आउटपुट पावर इनपुट पावर से आया, लेकिन पूरा का पूरा इनपुट पावर आउटपुट पावर में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं? 50% हुआ है। मतलब ये जो आउटपुट पावर है बेटा, आउटपुट पावर ये क्या है? आउटपुट पावर ये 50% ऑफ इनपुट पावर है। मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसकी जो इफिशियंसी है दैट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो इफिशियंसी कितनी है? 0.5, मतलब ही लिख दूंगा मैं 0.5, मतलब ही आउटपुट पावर कितना? आउटपुट पावर 2000, तो इनपुट पावर हमको निकालना है। सो व्हाट इज इनपुट पावर? इनपुट पावर हो जाएगा बेटा 2000 अपॉन कितना? 0.5, तो ये हो जाएगा 4000 वाट। तो जो इनपुट पावर मेरा है यहाँ पे वो कितना है? 4 किलोवाट, और जो आउटपुट पावर है वो कितना है बेटा? 2 किलोवाट। मतलब देखो ध्यान दो, इतने फास्ट मतलब अगर आपको 7200 kg पानी निकालना है बेटा 1 आवर में 100 मीटर डीप से, तो आपको 2000 किलोवाट इतना पावर का मोटर लगता है। लेकिन जो मोटर आप इस्तेमाल करने वाले हो उसका 100% एनर्जी ट्रांसमिशन नहीं होने वाला है, वो 50% एनर्जी ट्रांसमिट करने वाली है। मतलब ये जो एनर्जी काम आने वाली है ये एक्चुअल के कितनी है? 50%। तो एक्चुअल कितनी होंगी बेटा? 4 किलोवाट। जब आप इसको 4 किलोवाट देंगे तब आप ये आपको कितना देंगे बेटा? 2 किलोवाट देंगे, तब जाकर ये काम हो पाएगा। क्लियर है सीन? तो इस तरह से भी हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। चलिए, 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं बेटा पावर के, वो हम 2 डेरिवेशंस ले लेंगे और फिर इस हमारे आखिरी वाली वीडियो को कंक्लूड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। अब देखिए ये डेरिवेशन क्या है कि पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए जैसे कोई एक बढ़िया कार है BMW, है ना, कोई अच्छी कार बढ़िया से, ठीक है। ये कार का मास जो कुछ होगा m मास है गाड़ी का, और ये गाड़ी इनिशियली रेस्ट से निकल रही है और इसका इंजन कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है ताकि गाड़ी चले। सो इंजन ऑफ द गाड़ी इज सप्लाइंग कांस्टेंट पावर एंड द गाड़ी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ सम एक्सेलरेशन ए, ये मूव कर रही है। तो आपको पूछा गया कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड व्हाट इज द वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो क्या लिखेंगे? देखिए सबसे पहले व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हमको पावर और वेलोसिटी में रिलेशन नहीं चाहिए, हमको किस में रिलेशन चाहिए? वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, है ना, इन टर्म्स ऑफ पावर। तो फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी में, इससे के वैसा। वापस से देखिए मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ? एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज v dv by dx इंटू वी, वैसे के वैसा।
ए इज वी डी वी बाई डी एक्स। देखिए क्या लिख सकते हैं अपन वापस, पावर को हम लिख सकते हैं बेटा एम वी स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स, एम वी स्क्वेयर डी वी बाई डी एक्स। अब ये हो गया हमको, अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में रिलेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ एज अ पावर तो आप ऐसा लिखे, नहीं तो हम एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, अगर हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, पोजीशन एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन को क्या लिख लेना चाहिए था, मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन को लिख लेना चाहिए था बेटा, यहाँ पे v को हम सीधा ही v लिख देते, ये वाला अच्छा नहीं लगता है मुझे, ऐसा थोड़ा ऐसा v लिख देते, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता था कि p इज इक्वल्स टू मास इंटू लिख देंगे यहाँ पे dv बाई डी टी ऑफ v। तो पावर क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा एम वी डी वी बाई डी टी, है ना। हमें चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो सभी वी डी वी एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो मैं लिख सकता हूँ इसको वी डी वी इज इक्वल्स टू क्या, पी बाई एम डी टी, पी बाई एम डी टी। तो ये हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेट मार देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, पी बाई एम ऑफ डी टी, पी बाई एम ऑफ डी टी। अब यहाँ पे फ्रेगमेंट्स किसके बेटा, वेलोसिटी के, यहाँ पे फ्रेगमेंट्स किसके बेटा, टाइम के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखो, जब हमारा समय, यहाँ पे लिख देते t1 से लेकर t2, यहाँ पे v1 से लेकर लिख देते बेटा v2। अब हमको पता है कि जैसे मैंने आपको कहा था कि इनिशियली जब मेरा समय t1 कितना था, 0, तो इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी थी, 0। तो पुटिंग द वैल्यूज एंड सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dv, इट इज v स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम, कहाँ से बेटा, तो एक काम करो, पहले ये लिमिट्स पुट कर लेते हैं और बाद में इसको क्या मार देंगे, इंटीग्रेट, ठीक है, बाद में मार देंगे इसको इंटीग्रेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, व्हाट विल हैपन हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से v फ्रॉम v डी वी इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 से t p बाय m ऑफ डी टी। चलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी, इट इज v स्क्वेयर बाय 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर v, p बाय m लिख लेंगे बेटा कांस्टेंट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, इट इज t, लिमिट्स फ्रॉम 0 से लेकर t। क्या लिख देंगे देखो, अपर लिमिट v स्क्वेयर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल्स टू लिखेंगे बेटा p बाय m वैसे के वैसा, अपर लिमिट लिख देंगे t माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये क्या हो जाएगा देखो, v स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, pt बाय m। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v स्क्वेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, v स्क्वेयर का वैल्यू हो जाएगा 2pt बाय m। तो v हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2pt, अंडर रूट ऑफ v को क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2pt बाय m। दिस हैपन्स टू बी आवर वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा हमारा, वेलोसिटी, खत्म। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ पावर, ये तो सब कांस्टेंट हो जाएगा, p, 2p और m कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेज टू पावर 1/2। क्लियर। अभी हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, देखो क्या लिख सकते हैं अपन, वेलोसिटी को वी वांट वेलोसिटी पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे dx बाई dt। क्या लिख सकते, dx बाई dt इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2pt बाय m होल रेज टू पावर 1/2, अंडर रूट मतलब होल रेज टू पावर 1/2। क्या लिखेंगे देखो, dx वैसे के वैसा है ना, बाकी सब dt उधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2pt बाय m होल रेज टू पावर 1/2 ऑफ dt। तो यहाँ पे लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, रूट 2p बाय m t रेज टू पावर 1/2 ऑफ dt। चलो वापस इसको क्या मार देते बेटा, इंटीग्रेट मार देते। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, 2p बाय m t रेज टू पावर 1/2 ऑफ dt। लिमिट्स देखो, जब समय 0 था तो अपन मान लेते कि बॉडी कहाँ से निकली, ओरिजिन से निकली, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 से निकली जब समय क्या था 0। तो आफ्टर टाइम t बॉडी का कुछ तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, दैट इज x। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा बताओ, x लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये कांस्टेंट है बेटा क्या, 2p बाय m, तो 2p बाय m हो जाएगा कांस्टेंट, t रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा बेटा t रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। लेकिन प्लस से लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन पहले यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे लिख देंगे अपन 0 प्लस 0 से t। अपर वैल्यू पुट करो x माइनस लोअर वैल्यू 0, क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2p बाय m। ये 3/2 को क्या हो जाएगा बेटा 2/3, 3/2 का 2/3।
यहाँ पे लिख देंगे अपर वैल्यू t⁻³ माइनस लिख देंगे 0। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे इसको अंदर पुट करूँ तो 2 अंदर जाके बन जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 2 8p, और 3 अंदर जाके बन जाएगा बेटा 9, तो ये हो जाएगा 9m t⁻, क्या लिख देंगे 3/2। नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे देखो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻³ एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको कोई बोले कि दो गाड़ियाँ रेस्ट से निकली जिनका मास वगैरह कुछ दिया है आपको, सेम मास है, अगर मास सेम नहीं रहा तो फिर अलग हो जाएगा। जिनका सेम मास है, जिनको इंजन सेम पावर का है, सब सेम है बेटा, बस नहीं इंजन सेम पावर का है, हाँ, या फिर दो गाड़ियाँ नहीं एक ही गाड़ी जो कुछ रहेगा। सो उसका व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, सो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻³ मतलब आप इसको t√t भी लिख सकते हैं, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻² मतलब √t भी लिख सकते हो। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, है ना, ऑटोमोबाइल, पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है बेटा? आई होप जितना भी मैंने आपको यहाँ पे पावर के सेंस में पढ़ाया है, सभी पैरामीटर्स, सभी टाइप के जो चीज़ें हैं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें, वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश किया हो। आई होप आपको ये थोड़ा समझा होगा। यहाँ पे हम इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट जो है वर्क, एनर्जी एंड पावर का, ये कंक्लूड करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6। अगला चैप्टर हमारा रहेगा सर्क्युलर मोशन। लेकिन आप टेंशन ना ले, मैं न्यूमेरिकल्स जितने ज़्यादा मुझसे न्यूमेरिकल्स होंगे मैं उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पुट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा पहला एम ये है कि हम सबसे पहले सभी जितने थ्योरेटिकल पार्ट है विथ सम, ऑब्वियसली कुछ न्यूमेरिकल्स हम ले रहे, विथ सम अच्छे न्यूमेरिकल्स लेकर हम उसको पहले समझने की कोशिश करें, ताकि आप आपके फ्लो में सब चीज़ें कर सकते हो। और फिर स्काई इज द लिमिट, जितने न्यूमेरिकल्स करो उतना कम है। फिर हमारे पास एक ही काम बचता है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स वीडियो डालते जाए, अपलोड करते जाए। क्लियर है? तो आप बस वही काम करते जाइए, नोट्स निकालते जाइए, बढ़िया से अपना रूटीन फॉलो कीजिए, बड़े डिसिप्लिन लाइफ में रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले इसमें, तब तक बाय।